हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 111 सोशियोलॉजिकल थिंकर्स 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन मार्क्स's एनालिसिस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझना है। मतलब हमें बताना है कि कैसे मार्क्स ने समाज को इकोनॉमिक बेस, प्रोडक्शन रिलेशंस, क्लास स्ट्रगल और सोशल चेंज के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया। आंसर में बेस, सुपरस्ट्रक्चर, फोर्सेस और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और हिस्टोरिकल स्टेजेस कवर करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स सोशियोलॉजी के सबसे बड़े थिंकर्स में से एक थे। उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का थियरी दिया जिसमें उन्होंने समाज के विकास को इकोनॉमिक बेस से जोड़ा। मार्क्स कहता है कि सोसाइटी का प्रोडक्शन और इकोनॉमी है उसकी पॉलिटिक्स, कल्चर और इंस्टीट्यूशंस को शेप करता है। उनके हिसाब से हिस्ट्री आइडियाज से नहीं बल्कि मटेरियल कंडीशन से बनती है। मेन बॉडीज। 1. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मार्क्स का साइंटिफिक तरीका है हिस्ट्री को समझने का। इसका मेन पॉइंट है कि सोसाइटी का फाउंडेशन उसकी मटेरियल लाइफ और प्रोडक्शन सिस्टम है। हेगेल ने आइडियाज को सेंट्रल माना था, लेकिन मार्क्स बोलते हैं कि बीइंग डिटरमिन्स कॉन्शियसनेस, यानी इंसान की सोच उसके जीने के तरीके से बनती है। हर युग की हिस्ट्री असल में क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। 2. बेस और सुपरस्ट्रक्चर मॉडल। मार्क्स ने समाज को बेस और सुपरस्ट्रक्चर मॉडल के थ्रू समझाया। बेस में आता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, टूल्स, टेक्नोलॉजी, लेबर और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ओनरशिप और क्लास रिलेशंस। सुपरस्ट्रक्चर में आता है पॉलिटिक्स, लॉ, रिलीजन, एजुकेशन और कल्चर। बेस सोसाइटी को शेप करता है और सुपरस्ट्रक्चर बेस को सपोर्ट और जस्टिफाई करता है। एग्जाम्पल, कैपिटलिस्ट समाज में प्राइवेट ओनरशिप बेस है और उसके लिए लॉस और आइडियोलॉजी एक सपोर्टिव सुपरस्ट्रक्चर बनाते हैं। 3. फोर्सेस और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ओनरशिप और एक्सप्लॉयटेशन के रिलेशंस जैसे स्लेव मास्टर, फ्यूडल लॉर्ड सर्फ, कैपिटलिस्ट वर्कर। दोनों मिलकर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। जब फोर्सेस और रिलेशंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रेवोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नए मशीन्स लाए और इस वजह से वर्कर्स और कैपिटलिस्ट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। 4. क्लास स्ट्रगल हिस्ट्री का इंजन। मार्क्स कहता है कि क्लास स्ट्रगल हाई हिस्ट्री को आगे बढ़ता है। हर युग में एक रूलिंग और एक अप्रेस्ड क्लास होती है, जैसे स्लेव्स वर्सेस मास्टर्स, सर्फ्स वर्सेस लॉर्ड्स, वर्कर्स वर्सेस कैपिटलिस्ट्स। रूलिंग क्लास हमेशा प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखती है और अप्रेस्ड क्लास रेजिस्ट करती है। कैपिटलिज्म भी अपने कॉन्ट्रडिक्शंस के वजह से कोलैप्स होगा और सोशलिज्म, कम्युनिज्म आएगा। एग्जाम्पल, रशियन रेवोल्यूशन 1917 मार्क्सिस्ट आइडियाज पे बेस्ड थी जिसमें वर्कर्स ने रूलिंग क्लास को चैलेंज किया। 5. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के स्टेजेस। मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री 6 स्टेजेस से गुजरी है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, सब कुछ कलेक्टिवली ओन्ड, कोई क्लास नहीं। स्लेव सोसाइटी, स्लेव्स का एक्सप्लॉयटेशन। फ्यूडलिज्म, लॉर्ड्स और पेजेंट्स का रिलेशन। कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट्स का डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। सोशलिज्म, वर्कर्स के कंट्रोल का ट्रांजिशनल फेज। कम्युनिज्म, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी। हर स्टेज अपने कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से टूटता है और नए मोड ऑफ प्रोडक्शन को जन्म देता है। कंक्लूजन। अंत में कह सकते हैं कि मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझता है कि सोसाइटी की असली ताकत उसका इकोनॉमिक सिस्टम होता है। बेस, सुपरस्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रगल और स्टेजेस के थ्रू उन्होंने सोशल चेंज को साइंटिफिक तरीके से समझाया। मार्क्स का थियरी आज भी सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स में बहुत इम्पैक्टफुल माना जाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. What did Marx mean by commodity fetishism? Explain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट कमोडिटी फेटिशिज्म को समझना है, जो उन्होंने कैपिटल में एक्सप्लेन किया था। हमें बताना है कि कमोडिटीज को कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैसे एक मैजिकल पावर दी जाती है
और कैसे असली ह्यूमन लेबर और सोशल रिलेशंस छुप जाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। कमोडिटी फेटिशिज्म मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया था जो उन्होंने अपनी किताब कैपिटल 1867 में समझाया। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म में चीजों कमोडिटीज को उनकी असली उस वैल्यू के लिए नहीं बल्कि एक अलग है मैजिकल वैल्यू के लिए देखा जाता है। यहाँ इंसान के बीच के रिलेशंस छुप जाते हैं और लगता है जैसे चीजों के अपने हाई पावर है। यही इल्यूजन को मार्क्स ने कमोडिटी फेटिशिज्म बोला। मेन बॉडी। एक। कमोडिटी फेटिशिज्म का मतलब। कमोडिटी का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में एक्सचेंज के लिए बनाया गया हो। इसका दो एस्पेक्ट होता है, यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज्म में लोग प्रोडक्ट के पीछे के ह्यूमन लेबर और रिलेशंस को भूल जाते हैं। लोग समझते हैं कि चीज खुद अपनी वैल्यू रखती है। यही फेटिशिज्म है। 2। इंडिपेंडेंट वैल्यू का इल्यूजन। असल में किसी भी कमोडिटी की वैल्यू ह्यूमन लेबर से आती है, लेकिन कैपिटलिस्ट मार्केट में ऐसा लगता है जैसे कमोडिटी की अपनी एक नेचुरल वैल्यू हो। एग्जाम्पल, गोल्ड, पैसा या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे एप्पल, आईफोन। लोग इन्हें एक अलग ही प्रेस्टीज और पावर के साथ देखते हैं। 3। सोशल रिलेशंस का छुपना। हर प्रोडक्ट एक्चुअली एक कलेक्टिव प्रोसेस का रिजल्ट होता है। फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, ट्रांसपोर्टर सब काम करते हैं। लेकिन जब हम एक कमोडिटी खरीदते हैं हमें सिर्फ उसका प्राइस और ब्रांड दिखाई देता है। एग्जाम्पल, शर्ट खरीदते वक्त हम फार्मर और टेलर के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ लेबल और डिजाइन पे फोकस करते हैं। यहाँ इंसान के रिलेशंस चीजों के रिलेशंस बन जाते हैं। 4। आज के एग्जाम्पल्स। ब्रांड ऑब्सेशन। नाइक शूज या आईफोन को लोग स्टेटस के लिए लेते हैं, ना कि सिर्फ उसके लिए। मनी। पैसा लगता है जैसे अपने आप में पावर रखता हो, जबकि असल में वो एक सोशल एग्रीमेंट है। लक्जरी आइटम्स। डायमंड की वैल्यू उसके स्टेटस और सिंबॉलिक मीनिंग की वजह से होती है, ना कि सिर्फ यूटिलिटी की वजह से। 5। इम्प्लीकेशंस। इससे लोग असली एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। ये कैपिटलिज्म को स्ट्रांग बनाता है क्योंकि लोग चीजों को पाने में बिजी होते हैं, सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करते। वर्कर अपने ही लेबर से एलियनेटेड फील करता है। 6। आज की रेलेवेंस। आज के कंज्यूमर कल्चर में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कमोडिटी फेटिशिज्म को और स्ट्रांग करते हैं। प्रोडक्ट्स को आइडेंटिटी, स्टेटस और इमोशंस के साथ बेचा जाता है। परफ्यूम्स, लक्जरी फैशन, इन सब में मार्क्स का आइडिया बिल्कुल रेलेवेंट लगता है। कंक्लूजन। तो मार्क्स का कमोडिटी फेटिशिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दिखाता है कि कैपिटलिज्म में इंसान के रिलेशंस छुप जाते हैं और चीजों को एक मैजिकल पावर दी जाती है। कमोडिटीज अपने आप पावरफुल लगती है, जबकि असल में उनकी वैल्यू ह्यूमन लेबर से आती है। आज के कंज्यूमरिज्म और ब्रांडिंग कल्चर को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत हाई यूजफुल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain the dimensions of forces of production. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मार्क्स के फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है। मतलब ये बताना है कि प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स, लेबर, टूल्स, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, नॉलेज जरूरी होते हैं और उनके अलग अलग डायमेंशंस क्या होते हैं। साथ ही ये भी समझना है कि ये सब मिलकर समाज को कैसे शेप देते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से आता है। मार्क्स के अकॉर्डिंग समाज की बुनियाद इस बात पर टिकी है कि लोग अपनी जिंदगी चलने के लिए प्रोडक्शन कैसे करते हैं। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में इंसान का काम, टूल्स, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस सब आते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि समाज का विकास और बदलाव प्रोडक्शन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। मेन बॉडी। 1। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का अर्थ। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है लेबर पावर प्लस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, टूल्स, रॉ मटेरियल, मशीन्स। मार्क्स कहता है कि जैसे जैसे प्रोडक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, वैसे वैसे समाज की रिलेशंस और स्ट्रक्चर बदलते हैं। एग्जाम्पल, कृषि समाज में हाल और इंसान की मेहनत प्रोडक्टिव फोर्स द, लेकिन आज के इंडस्ट्रियल समाज में मशीन्स और आईटी टेक्नोलॉजी डोमिनेट करती है। 2. डायमेंशंस ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ए. ह्यूमन लेबर पावर। लेबर पावर मतलब इंसान की फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी, स्किल्स, नॉलेज और क्रिएटिविटी भी इसमें आते हैं। टूल्स और रिसोर्सेस तभी यूजफुल होते हैं जब इंसान उन्हें यूज करे।
एग्जाम्पल, एक कारपेंटर लकड़ी को फर्नीचर में बदल देता है, ये उसकी स्किल और नॉलेज है। बी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें टूल्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज और रॉ मटेरियल्स आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जमीन, पानी, खनिज भी इसका हिस्सा होते हैं। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के स्टीम इंजन ने प्रोडक्शन की कैपेसिटी बदल दी। सी, टेक्नोलॉजी और नॉलेज, टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को डिसाइड करती है। नॉलेज और इनोवेशन लेबर और टूल्स दोनों की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं। एग्जाम्पल, आईटी ने मॉडर्न इकोनॉमी को ग्लोबल बना दिया। डी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज होता है ये भी एक डायमेंशन है। कोऑपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर और कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री सिस्टम में वर्कर्स एक स्पेशलाइज्ड काम करते हैं जिससे मास प्रोडक्शन होती है। 3, डायमेंशंस का इंटररिलेशन, ये सब डायमेंशंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेबर बिना टूल्स और रॉ मटेरियल्स के प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी इन सबको और एफिशिएंट बनाती है। एग्जाम्पल, कंप्यूटर के इन्वेंशन ने इंडस्ट्रीज और सोसाइटी दोनों को बदल दिया। 4, मार्क्सिस्ट थियरी में इंपॉर्टेंस, मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिव फोर्सेस समाज की बुनियाद है। जब प्रोडक्टिव फोर्सेस बदलते हैं तो पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर और रिलेशंस भी चेंज होते हैं। एग्जाम्पल, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ ट्रांजिशन नए प्रोडक्टिव फोर्सेस के वजह से हुआ जैसे कि इंडस्ट्रियल मशीन्स। कंक्लूजन, अंत में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मार्क्सिस्ट थियरी का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। इसमें लेबर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन सब आते हैं। ये डायमेंशंस मिलकर बताते हैं कि समाज अपनी मटेरियल लाइफ कैसे प्रोड्यूस करता है और बदलाव कैसे आता है। जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इवॉल्व करते हैं तभी नए सोशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 4. एक्सप्लेन डर्कहाइम्स कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें डर्कहाइम के कलेक्टिव कॉन्शियंस के कॉन्सेप्ट को समझना है। मतलब ये कि ये क्या है, कैसे सोसाइटी को जोड़कर रखता है, सॉलिडारिटी में इसका रोल क्या है, और एग्जाम्पल्स के साथ इसका इंपॉर्टेंस बताना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। एमील डर्कहाइम, जो सोशियोलॉजी के एक फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियंस का कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब है वो बिलीफ्स, वैल्यूज और नॉर्म्स जो पूरी सोसाइटी के लोगों के बीच कॉमन होते हैं। ये एक मोरल फ्रेमवर्क क्रिएट करता है जिससे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस आंसर में हम इसका डेफिनेशन, फीचर्स, फंक्शंस और क्रिटिसिज्म्स डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। ए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियंस। कलेक्टिव कॉन्शियंस का मतलब है सोसाइटी के सभी मेंबर्स के बीच कॉमन बिलीफ्स और सेंटिमेंट्स का सेट। डर्कहाइम कहते हैं कि यह हाई सोसाइटी को यूनिटी देता है और एक मोरल बॉन्ड क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, कानून का रिस्पेक्ट, रिलीजियस वैल्यूज और मोरल नॉर्म्स सब कलेक्टिव कॉन्शियंस का हिस्सा है। अगर ये ना हो तो सोसाइटी बिखर जाती। बी, कलेक्टिव कॉन्शियंस और सोशल सॉलिडारिटी। डर्कहाइम ने कलेक्टिव कॉन्शियंस को सॉलिडारिटी से जोड़ा। मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ट्रेडिशनल सोसाइटीज में कलेक्टिव कॉन्शियंस स्ट्रॉन्ग होता है और इंडिविजुअल लाइफ को डोमिनेट करता है। लोग एक जैसे सोचते और करते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मॉडर्न सोसाइटीज में कलेक्टिव कॉन्शियंस कमजोर होता है लेकिन स्पेशलाइज्ड बन जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर के वजह से लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल, गांव में ट्रेडिशंस और रिलीजन सबको कंट्रोल करते हैं, शहरों में प्रोफेशनल एथिक्स और लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सी, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियंस। बाइंडिंग फोर्स, लोगों को एक मोरल कम्युनिटी में जोड़ता है। रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, सही और गलत एक्शंस का बाउंड्री सेट करता है। सोर्स ऑफ मोरालिटी, सोशल कॉन्डक्ट के लिए मोरल कंपस प्रोवाइड करता है। कंटिन्यूटी, ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को जनरेशन से जनरेशन तक ले जाता है। एग्जाम्पल, नेशनल फेस्टिवल्स, रिचुअल्स या कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट कलेक्टिव कॉन्शियंस को दिखाते हैं। डी, एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जैसे दिवाली या ईद में पूरा समाज मिलकर सेलिब्रेट करता है। लीगल सिस्टम्स, कानून जो मर्डर या थेफ्ट को माना करते हैं, वो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। सोशल मूवमेंट्स, जैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जहां लोग एक कॉज के लिए यूनाइट होते हैं, ये भी मॉडर्न कलेक्टिव कॉन्शियंस का एग्जाम्पल है। ए, क्रिटिसिज्म्स ऑफ डर्कहाइम्स कॉन्सेप्ट। क्रिटिक्स कहते हैं कि डर्कहाइम ने कंसेंसस पे ज्यादा फोकस किया और कॉन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर किया।
मार्क्सिस्ट्स के मुताबिक कलेक्टिव कॉन्शियस डोमिनेंट क्लास के वैल्यूज को प्रमोट करता है। आज के प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज में एक सिंगल कलेक्टिव कॉन्शियस डिफाइन करना मुश्किल है। फिर भी यह कॉन्सेप्ट सोसाइटी की यूनिटी और मोरालिटी को समझने में आज भी यूजफुल है। कंक्लूजन, अंत में कह सकते हैं कि डर्कहाइम का कलेक्टिव कॉन्शियस सोसाइटी के लिए एक मोरल ग्लू है जो लोगों को जोड़ कर रखता है। यह एक्सप्लेन करता है कि लोग रूल्स फॉलो क्यों करते हैं और एक साथ पीसफुली रहते हैं। हाँ, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे डाइवर्सिटी और कॉन्फ्लिक्ट को कम इंपॉर्टेंस देना, लेकिन ये थियरी आज भी सोशल ऑर्डर और सॉलिडारिटी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।